आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम लोग का स्कूल का जो बोर्ड तो नहीं, स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आसान रहता है। मतलब टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो है आसान चैप्टर है इन कंपेरिजन टू सम अदर चैप्टर्स। तो इसका क्वेश्चन आसान लगता है, मतलब कर सकते हो हम लोग को, मार्क्स को स्कोरिंग है ये, ठीक है ना। और जेईई में भी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आ जाता है हर साल, ठीक है। तो अगर हम सही ढंग से इसको पढ़ेंगे सिस्टमेटिकल वे में, अगर शुरू से क्या बोलते हो उसको सिंसियर एफर्ट देके जो क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर करोगे, मतलब जो डीपीपी दिया जाएगा करोगे, है ना। और बुक्स होगा अगर तो बुक्स में से क्वेश्चन करोगे तो फिर तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है स्कूल का एग्जाम में एज वेल एज जेईई का एग्जाम में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर, नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ सीरीज, क्या सीरीज होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आज का क्लास में इंट्रोडक्शन होगा और थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लेट मी टेल यू, ये जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। जो क्लास 10 के अंदर पढ़ते हो सब कोई, क्या बोलते हो उसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो पढ़ चुके हो सब कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसी प्रोग्रेशन जो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते थे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीक्वेंस का थ्रू में होते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग करेंगे क्या, हम कौन सा टाइप चीजें जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेट मी टेल यू तुम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया हमारा क्या, सीक्वेंस एंड सीरीज ना। तो मान लेते हैं हमको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है ना। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके हमको दे दिया है, प्लस 500 तक काट करके बताओ। ये सारे चीज हम अगर नॉर्मली या फिर सिंपल वे में जो नॉर्मल जैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमारे लिए काफी टाइम चले जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका जो होता है वो हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1² + 3² + 5² प्लस ऐसे करते करते हम जाएंगे, मान लेते हैं 99 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जस्ट इमेजिन करो, अगर हमको नॉर्मली निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी को हम सिंप्लीफाई, मतलब उसी टाइप का चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, सीक्वेंस एंड सीरीज में। ये कुछ एग्जाम्पल में दिया और बहुत कुछ सारे हो सकता है जिसको हमको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस है क्या, फिर उसके बाद सीरीज है क्या, ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, कुछ चीजें को अगर हम सजा के रखते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सजा के रखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब सम ऑब्जेक्ट्स को या फिर सम नंबर्स को एक पर्टिकुलर वे में सजा के रखेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सजा के रखेंगे, और वो जो पैटर्न होगा वो एक रूल फॉलो कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, एक रूल फॉलो कर रहा होगा। तो वो केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा ये चैप्टर में, हम लोग ज्यादातर नंबर्स का ऊपर डील करेंगे। तो अगर मैं नंबर्स का बारे में बता दूं तो हम इस सीक्वेंस को ऐसा बोल सकते हैं, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is natural number. Sequence is a function whose domain is natural number. मैं नंबर्स का बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट ना किया जाए, एनी ऑब्जेक्ट को भी हम सीक्वेंस के हिसाब से रख सकते हैं, बट हम लोग ज्यादा डील करेंगे नंबर्स के बारे में। तो अगर मैं नंबर्स में बोलूँ कि व्हाट इज ए सीक्वेंस, तो हम बोलेंगे क्या, सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is natural number. तो अब ये बात आ गया कि फंक्शन, एक वर्ड हमारा आ गया फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या चीज है, थोड़ा मैं समझाता हूँ फंक्शन का बारे में क्या चीज होता है। मान लेते हैं ये सब चीज तो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग वो टर्म एग्जैक्टली कौन सा चीज है उसको समझते हैं। ये चीज सब कोई पढ़ा होगा स्कूल में क्लास 10 के अंदर कि f(x) = x + 1, ऐसा टाइप का चीजें पढ़ा होगा। तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं x के जगह में जो डाल पाऊंगा ना, x के जगह में जो डाल पाऊंगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन। जैसे मान लेते हैं मैं f(1) निकाल रहा हूँ,
तो x के जगह में मैं कितना डाला 1, तो इट विल बी 1 + 1 = 2। f मान लेते हैं मैं हाफ डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा हाफ + 1, और हाफ + 1 का वैल्यू हो गया हमारा कितना 3/2। अगर मैं निकाल रहा हूं f(√2), अगर मैं निकाल रहा हूं f(√2), तो ये क्या निकलेगा, x के जगह में √2 आ गया है, जरा देखो f(√2), तो x के जगह में √2 आ चुका है, तो राइट हैंड साइड में भी हमारा x के जगह में √2 आ जाएगा। तो ये जो है ना बन गया वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम वैल्यूज ऑफ x। x का वैल्यू अगर 1 है तो फिर फंक्शन का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू अगर हाफ है तो फंक्शन का वैल्यू 3/2 है, और अगर x का वैल्यू √2 है तो फंक्शन का वैल्यू हो गया √2 + 1। तो यहाँ पे मैं बता दूं x के जगह में जो चीज मैं पुट किया, क्या पुट किया हूं अभी 1, फिर क्या पुट किया हूं हाफ भी पुट किया हूं, फिर क्या पुट किया हूं √2 भी पुट किया हूं। तो ये तीनों जो है ना ये फंक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन का अंडर में चले गया, ये फंक्शन का डोमेन का अंडर में चले गया। तो इस टाइप का केसेस में हम इसको फंक्शन तो बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि हम इसको सीक्वेंस क्यों नहीं बोल पाए, क्यों? क्योंकि मैं x के जगह में जो पुट कर रहा हूं, जो डोमेन है वो मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं। हम रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर रहे हैं, हम 1 पुट किए, ठीक है, हाफ पुट किए, √2 पुट किए, ऐसे टाइप का चीजें पुट किए, तो फंक्शन तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं हुआ। तो फिर सीक्वेंस कब होगा, कब ये सीक्वेंस होगा? तो सीक्वेंस होने के लिए डेफिनेशन क्या बोला है कि ये फॉर नंबर्स, हम नंबर्स के बारे में अगर बात करेंगे, नंबर्स इट इज बोलने से सीक्वेंस, इट इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। मतलब अगर डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होगा, वो केस में उस फंक्शन को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। चलो मैं बताता हूं एक एग्जांपल और लेके। मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, मान लेते ये फंक्शन हो गया, कैसे, ये f(x) = 2x + 1, और मैं ये बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मैं बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अभी x के जगह में खाली नेचुरल नंबर ही पुट करते जाएंगे। जैसे x के जगह में 1 पुट किए तो ये बन गया f(1), तो बनेगा 2 × 1 + 1। आई होप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं f(1) लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके जगह में 1 डाला, तो राइट हैंड साइड में 2 × 1 कर दिया मैं, इसीलिए +1 = 3। f(2), तो ये बन गया हमारा 2 × 2 + 1 = 5। f(3) = 2 × 3 + 1 = 7। तो ये हमारा बन गया, वैल्यूज निकलते जाएगा, वैल्यूज निकलते जाएगा, हम इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू निकलते जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग सा चीज बता दूं कि इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, इस चीज को हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस बोले, क्योंकि मैं यहाँ पे x के जगह में 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर से पुट करते चलो। तो अब ये सीक्वेंस बन चुका है, ये फंक्शन जो है सीक्वेंस बन चुका है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, कुछ चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरे को। ये हमारा फंक्शन हो चुका है, ठीक है, अब फंक्शन हो चुका है, साथ में सीक्वेंस भी हो चुका है फर्दर टाइम में। इसका नोटेशन में हल्का सा चेंज करता हूं, यहाँ पे x के जगह में मैं क्या करता हूँ, n पुट कर लेता हूँ, n, f(n) लिख लेता हूँ। f(n) क्या हो गया फिर, ये 2n + 1। चलो यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस है, दिस इज ए सीक्वेंस। सबको पता चल गया कि ये हमारा सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं n का जगह में अभी नेचुरल नंबर डालने वाला हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भी जो बताने वाला हूँ,
अब अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना बता दो, ये सीक्वेंस में पहला वैल्यू क्या पुट करोगे बता दो, तो बोलना कि सर x के जगह में n के जगह में हम 1 पुट करेंगे। तो पहला वैल्यू के लिए n के जगह में 1 पुट करेंगे, दूसरा के लिए n के जगह में 2 पुट करेंगे, तीसरा के लिए n के जगह में 3 पुट करेंगे, चौथा के लिए n के जगह में 4 पुट करेंगे, और ये फिक्स्ड हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारा fx फंक्शन होता, सीक्वेंस का बजाय अगर ये फंक्शन होता, तो मेरा पहला वैल्यू फिक्स्ड नहीं था, कुछ भी पुट कर सकता था, कुछ भी जो इसका डोमेन के अंडर में आएगा। लेकिन अब अगर यह सीक्वेंस हो चुका है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म निकलेगा n इज इक्वल टू 1 करने का बाद, फिर सेकंड मिलेगा n इज इक्वल टू 2 करने का बाद, थर्ड मिलेगा n इज इक्वल टू 3 करने का बाद। अब ये सबको पता चल चुका है कि सीक्वेंस में पहला टर्म जो होता है n इज इक्वल टू 1 करने का बाद ही होता है। टर्म t लेटर से, टर्म से हम t लेटर ले लिए, t लिख लिए, और फर्स्ट टर्म है तो मैं t1 लिख लिया, सेकेंड टर्म है तो मैं t2 लिख लूंगा, थर्ड टर्म है t3 लिख लूंगा, फोर्थ टर्म है t4 लिख लूंगा। ऐसे ही अगर हमारा nth टर्म है हम tn लिख लेंगे। क्या ये t का बारे में सबको पता चला? सीक्वेंस में ये t1 बोलने से फर्स्ट टर्म, t2 बोलने से सेकेंड टर्म, t3 बोलने से थर्ड टर्म, ऐसे ही होता है। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? a1, a2, a3, a4, ऐसे करके an तक हो गया हमारा दूसरा नाम। ऑल ऑफ यू नाउ गॉट इट? अब सुनो मेरे बात, क्योंकि इसका नाम t1, t2, t3, tn हो गया, तो हम ऐसा क्यों लिखे? हम ऐसा क्यों लिखे? इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। कैसे चेंज करेंगे जरा देखो। यहां पे हम अगर tn लिख देंगे तो ये हमारे लिए और बढ़िया होगा, तो tn लिख देंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर गए कि भाई एक सीक्वेंस को हम इस टाइप का चीजें में लिखते हैं। tn हो गया nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रूल दैट इज यूज्ड बाय द सीक्वेंस। ये रूल का हिसाब से सीक्वेंस आता है। अब अगर कोई बोलेगा है बताओ कि ये सीक्वेंस में फर्स्ट 4 टर्म क्या है, बोलोगे सर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा हमारा सीक्वेंस का फर्स्ट 4 टर्म्स। आई होप ये पेज में जो चीज है ये सब समझ में आ गया सबको। द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर t1, t2, t3 tn, या फिर a1, a2, a3 an होगा। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? तो आगे बढ़ूंगा, बताओ। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या होता है ये, हाँ एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया। ये तो सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस में हमारा नंबर सब आ गया। कैसे? ये सब नंबर हम दिखा रहे थे, कहां गया? हाँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे करके मान लेते हैं 151 तक गया। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। जब इसमें मैं प्लस कर दूंगा ना, सारे प्लस लिख लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? सीरीज। मतलब ये 3 तो हम जो देख रहे हैं ये हमारा सीरीज है। सीक्वेंस कहां तक था? 1, 2, 3, 4, ऐसे करके 500 तक। यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, डॉट 99 स्क्वायर। अगर मैं कॉमा दे के लिखूं तो फिर ये सीक्वेंस होगा। अगर साथ में प्लस ऐड कर दूं, प्लस दे दूं वहां पे, तो ये हो जाएगा सीरीज। मतलब सीक्वेंस बोलने से समझो अरेंजमेंट हो गया इन ए पर्टिकुलर रूल, बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर रूल। जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसको सीक्वेंस बोलते हैं, और अगर ऐड करते चले सबको तो सीरीज मिलता है। ठीक है, अब हमारा आ गया क्या? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज। फाइनाइट बोलने से क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड। फाइनाइट बोलने से क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड।
ओके, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इज लिमिटेड हम बोल दें, नंबर ऑफ टर्म्स इज लिमिटेड, इज लिमिटेड, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और वैसे फाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा उनका सम होगा और लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज अनलिमिटेड, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा खत्म नहीं होगा, तो हो गया हमारा क्या, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस अगर ऐड हो गया है सारे तो इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है ना हमारा तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा क्या, कन्वर्जेंट, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट, और एक होता है हमारा क्या, ऑसिलेटरी। ओके, कन्वर्जेंट, इसमें हमको फाइनाइट वैल्यू मिलने वाला है, इसमें हमको फाइनाइट वैल्यू मिलने वाला है। डाइवर्जेंट वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसमें हमको वैल्यू नहीं मिलने वाला है। और हमारा ऑसिलेटरी में क्या हो जाएगा, ओनली टू वैल्यूज विल बी पॉसिबल, टू वैल्यूज आर पॉसिबल, दो वैल्यू इसमें खाली पॉसिबल है, एक हो गया 0 एंड एक कांस्टेंट, ये दो वैल्यू हमारा पॉसिबल है। कहां पे बताओ, ऑसिलेटरी में। तो एक्चुअली ऑसिलेटर में क्या होगा कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होता है सेम नंबर का, तो ऑसिलेटर हो गया। डाइवर्जेंट, जहां पे नंबर बढ़ते बढ़ते जाएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 13, वो बढ़ते बढ़ते जाता है, तो केस में डाइवर्जेंट होता है, उसका आंसर हमेशा इनफिनिट आता है। और कन्वर्जेंट क्या होता है, क्या नंबर जो घटते घटते जाता है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 ऐसे करके, जहां पे हम ऐड तो करेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन वो नंबर जो है आस्ते आस्ते, शुरू में जो नंबर है उसके बाद घटते घटते जाता है, तो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। हम जो इनफिनिट सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो इनफिनिट सीरीज हम इसका ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा डिस्कशन जो रहेगा इनफिनिट सीरीज का, वो हमारा इसका ऊपर रहेगा डिस्कशन। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, हाँ या ना, ये समझ में आ गया यहां तक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ सवाल करते हैं, जितना पढ़ लिए उसको यूज करके कुछ सवाल करते हैं। आसान आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है बोल सकते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलता है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। Tn हमको दे दिया है, Tn हमको दिया है कितना, 2n² - 1, और हमको सवाल बोला है कि इसका 4 टर्म बताओ, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमको पता चल चुका है कि यह सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स बोला है, मतलब n = 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे पुट होगा, ये हमको पता चल चुका है। क्योंकि सीक्वेंस में हमारा स्टार्टिंग वैल्यू जो होता है 1 से होता है ना। चलो n = 1 पुट करते हैं, फिर if n = 1, तो हमारा t1 का वैल्यू मिल गया 2 × 1 का स्क्वायर -1, सो 2 - 1 हमारा हो गया 1। if n = 2, तो हमारा t2 का वैल्यू मिलेगा टर्म 2 × 2 का स्क्वायर -1, दैट इज कमिंग 7। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे गलती कर दूं तो बता देना। if n = 3, t3 = 2 × 3 का स्क्वायर -1, ये हो गया 18 - 1 17। एंड if n = 4,
तो हमारा T4 का वैल्यू हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 31। सो हमको सवाल में बोला था कि फर्स्ट चार्ट तो टर्म निकालो, तो हमारा फर्स्ट चार्ट टर्म निकल के आ गया 1 7 17 31। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। खत्म पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमको बोला है, क्या बोला है, अगेन फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे अभी Tn का वैल्यू कुछ अलग दिया है। Tn इज इक्वल टू दिया है 3n प्लस 2, और यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म निकाल के बताओ। चलो आसान है, फिर से सेम टाइप का है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे। if n इज इक्वल टू 1, T1 हमको मिला 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। n के जगह में 1 पुट हो गया, तो इधर भी n के जगह में 1 पुट हो गया, तो यू आर गेटिंग दिस मच। if n इज इक्वल टू 2, T2 का वैल्यू निकल के आ गया 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। if n इज इक्वल टू 3, तो हमारा T3 का वैल्यू निकल के आ गया 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ये तो सभी को निकालना आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है सबको कि कैसे हो रहा है ये, है ना। और if n इज इक्वल टू 4, if n इज इक्वल टू 4, T4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। सो सेकेंड सवाल का भी हमारा आंसर मिल गया। क्या क्या है आंसर? 5 8 11 14। चलो ये हमारा सेकेंड सवाल का आंसर है। अब तीसरा करते हैं। यहां पे हमको Tn का वैल्यू क्या दिया है? 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। क्या दिया है? 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। सवाल में फिर वही चीज बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म निकाल के बताओ। तभी हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। if n इज इक्वल टू 1, तो ये T1 मिल गया। 3 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0 हो गया। 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 1। सो 3 इंटू 1 हमारा आंसर आ गया 3। फिर if n इज इक्वल टू 4 नहीं 2, तो T2 का वैल्यू निकल के आ गया 3 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 हो गया, मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। if n इज इक्वल टू 3, तो हमारा ये T3 हो गया। 3 इंटू 2 टू द पावर 2 आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये बन गया हमारा क्या? 3 इंटू 4 12। और फाइनली if n इज इक्वल टू 4, if n इज इक्वल टू 4, T4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब हो गया। 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। सो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जहां पे कि हम 4 टर्म निकाल चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जहां पे हम 4 टर्म निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिया है सवाल। Tn का वैल्यू क्या बोल रहा है कि n प्लस 1 n इज इवन, और ये बोल रहा है कि n माइनस 1 n इज ऑड, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल दिया है। इसमें हमको ध्यान से देखना है कि हम क्या करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि ये Tn का वैल्यू जो इसे लिखा है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। लेट मी टेल यू। इसका मतलब है कि Tn का वैल्यू जो है ना, n प्लस 1 लेना है हमको जब n इज इवन होगा, और Tn का वैल्यू हमको n माइनस 1 लेना है जब n इज ऑड होगा। n का वैल्यू अगर ऑड होगा तो हम नीचे वाला से निकालेंगे t का वैल्यू जो भी टर्म होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म निकालेंगे, और अगर n का वैल्यू इवन होगा, अगर n का वैल्यू इवन होगा तो हम n प्लस 1 लेके निकालेंगे Tn, जो भी टर्म है वो निकालेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? अब बताओगे मेरे को, मैं पूछूंगा, मेरे को बताओगे, है ना।
इफ n इज इक्वल टू 1, ऐसे तो हम सबको पता है कि ऐसे निकालना पड़ता है। इफ n इज इक्वल टू 1, मेरे को निकालना है t1। जरा जल्दी से बता दो मैं कौन सा लूं, n+1 लूं या फिर n-1 लूं? हाँ, हम इसको n-1 लेंगे, मतलब 1 - 1 करेंगे तो ये बन गया हमारा 0। अब हम क्या निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि मेरे को तो 4 टर्म निकालना है, मेरे को तो 4 टर्म निकालना है। सवाल में बोल दिया है कि 4 टर्म निकाल के बता दो भाई। तो पहला टर्म हो गया, अब हमारा ये दूसरा टर्म हो रहा है। दूसरा टर्म हम कैसे निकालेंगे, है ना, n इज इक्वल टू 2 पुट किए तो 2 तो इवन होता है, 2 इज इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, n+1 से निकालेंगे t2 का वैल्यू। तो n के जगह में 2 डाल देंगे, 2 + 1 = 3। अभी n = 3, अगर n का वैल्यू 3 है तो मेरे को t3 मिलेगा ऑफकोर्स, लेकिन 3 इज ऑड, 3 हमारा एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने से हमको क्या n-1 का यूज करना पड़ेगा t3 वैल्यू निकालने के लिए। तो ये मिल गया हमको फिर 3 - 1 = 2। और if n = 4 तो हमको मिल गया t4 का वैल्यू। n = 4, 4 इज इवन। इवन का मतलब हम क्या करेंगे, n+1 का इस्तेमाल करेंगे तो हमको मिलेगा 4 + 1 = 5। मतलब हमारा 4 टर्म जो है ये 4 हो गया। दीज आर द 4 टर्म्स। ये सवाल सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी से बोलो, बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आया? ये सवाल सबको समझ में आया? यस सर। तो ऐसा हमको दे सकता है, इसका मतलब हो गया क्या, समझा करो। ये कंडीशन कुछ अलग टाइप का भी दे सकता है, वो देख लो। कभी कभी दे देगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये लेना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये लेना है, ऐसे दे सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सवाल हमको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको दे दिया है कि a1 का वैल्यू जो है ना 3 है, और साथ में बोला है कि an का वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करो 3 × a of n-1 + 2, है ना। इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला है, और तब इस्तेमाल करो इसको अगर n का वैल्यू देख रहे हो ग्रेटर देन, n का वैल्यू अगर देख रहे हो कि 1 से ज्यादा है तो फिर इसका इस्तेमाल करो। ये सवाल में बोला है। सवाल में बोला है कि इसका 4 टर्म निकालो, इस सीक्वेंस का 4 टर्म निकालो। ये हमको रूल दे दिया है, इस रूल का इस्तेमाल करो और 4 टर्म निकाल के बोलो इस सीक्वेंस का। इस टाइप का सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फिबोनाची। ओके, जहां पे क्या होता है, पहला टर्म या फिर कभी कभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म डिफाइन कर देता है कि उसका वैल्यू इतना है। फिर उसका आगे सब टर्म को निकालने के लिए हमारे पास कोई एक रूल दे देता है, जैसे यहाँ पे ये रूल दे दिया है, और इसको हमको बोल रहा है कि इसका यूज करो और बाकी टर्म सब का वैल्यू निकाल के बताओ। तो इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। चलो देखते हैं कि इसमें हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये an के लिए दिया है। अच्छा, मैं an के बारे में तो बता चुका हूं ना शुरू से। हम tn भी लिखते हैं और an भी लिखते हैं। कोई कोई बुक में क्वेश्चन में tn में हमको मिलेगा, कोई कोई बुक में हमको क्वेश्चन an में मिलेगा। बात एक ही है, tn लिखो an लिखो, बात एक ही है, दोनों सेम चीज ही है ना। यहाँ पे an दिया तो an का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या है, an का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखो, an इस्तेमाल करेंगे तो n = 1 पुट करते हैं तो ये a1 मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, n > 1 के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला है। n = 1 के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता,
क्योंकि सवाल में बोला है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए इसका इस्तेमाल करो। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि n जो है ना, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नहीं तो कोई बोलेगा सर मैं 1.1 पुट कर दूंगा, 1.2 पुट कर दूंगा, कुछ भी पुट कर दूंगा, नो। और सीक्वेंस बोल दिया, उससे भी पता चलता है एक्चुअली, ये जो वर्ड हम देख रहे हैं ना सीक्वेंस, इससे भी पता चलता है कि मैं n का जगह में कुछ भी नहीं पुट करूंगा, वो भी काफी है एक्चुअली ये बताने के लिए, बिकॉज इट इज ए सीक्वेंस, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इसका मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होने वाला है। सबको समझ में आया तक? चलो अब देखते हैं कि 4 टर्म निकालेंगे तो क्या होगा। हमको 4 टर्म तो निकालने के लिए बोला है, हम 4 टर्म निकालेंगे। पहला टर्म कैसे निकलेगा? इफ n इज इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, तो फिर मैं a1 कहां से लाऊं? तो मेरे को गिवन है भाई, a1 तो गिवन है ना, क्योंकि a1 गिवन है तो फिर हमको फर्स्ट टर्म मिल ही गया। अब मैं लिखता हूं कि n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, तो मेरे को a2 मिलेगा, और a2 निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बोल चुका है। n इज इक्वल टू 2 लिया तो ये a2 बन चुका है, तो इधर क्या बनेगा 3 इंटू a 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 प्लस 2। अच्छा ये बन गया अभी 3a1 प्लस 2। अब ये a1 कहां से लाए? a1 कहां से लाए? तो हम अगर खोजेंगे तो हमको a1 पहले से दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, तो फिर मिल जाएगा क्या 3 इंटू 3 प्लस 2, और 3 इंटू 3 9 होता है, 9 प्लस 2 11 होता है। a2 सभी को समझ में आया? हाँ या ना जल्दी से बोलो। a2 निकल के आ गया समझ? चलो a2 आ गया। अभी if n इज इक्वल टू 3 हमको मिलेगा a3, और a3 हम यहीं से निकालेंगे, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया है, और यहाँ पे हम n का वैल्यू 3 ले रहे हैं जो कि 1 से ज्यादा है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो n का जगह में 3 डाल दिया तो a3 हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे आ गया a 3 माइनस 1 2 होता है, 3a2 प्लस 2। अब ये मिल गया हमको थर्ड टर्म। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, a2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, a2 11 आ चुका है, तो 3 इंटू 11 प्लस 2, 3 इंटू 11 हो गया हमारा 33 प्लस 2 हो गया हमारा 35। सो n इज इक्वल टू 3 में वैल्यू निकल के आ गया। अब हम निकालते हैं 4, a4 निकालते हैं, तो इसके लिए n के जगह में 4 डालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ पे a4 हो गया, 3 इंटू a3 आ रहा है प्लस 2, 3 इंटू a3 प्लस 2। अब a3 का वैल्यू पता चल चुका है, उसको पुट कर देते हैं 35 प्लस 2, सो ये हो गया हमारा 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। So that is how, this is how we are finding out the terms of a sequence। एक सीक्वेंस का जो टर्म्स है वो निकालने के लिए n is equal to 1 2 3 4 इसे पुट करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है शायद, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमको क्या दिया है? ये क्वेश्चन में बोला है कि an का वैल्यू जो है वो an-1 प्लस an-2 है, ये हमको दिया है an का वैल्यू, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया है कि भाई इसका इस्तेमाल n ग्रेटर देन 2 के लिए ही हो सकता है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, n इज इक्वल टू 2 के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, 3 से स्टार्ट हो जाएगा इसका इस्तेमाल। और हमको बोला है कि an+1 by an निकाल के बताओ। हमको बोला है कि an+1 by an ये निकाल के बता दो भाई, कितना है
क्या क्या वैल्यू के लिए? n1 2 3 4 5 के लिए। तो n1 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है, 4 के लिए निकालना है और 5 के लिए निकालना है। तो अगर मैं देखूं n इज इक्वल टू 1 पुट करने से हमको जरूरत है a2 बाई a1 का। अगर मैं n का जगह 1 पुट करता हूं तो हमको a2 बाई a1 पूछा है। अगर 2 पुट करूंगा तो मेरे को पूछा है a3 बाई a2। 3 पुट करूंगा तो पूछा है a4 बाई a3। 4 पुट करूंगा तो पूछा है a4 बाय नहीं a5 बाय a4 और हमको निकालने के लिए बोला है a6 बाय a5। सो ये 5 वैल्यू जो है ना हमको निकालने के लिए बोला है सवाल में। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये a1 का वैल्यू बताओ, a2 का वैल्यू बताओ, a3, a4, a5, a6 ये सारे चीज हमको निकालना पड़ेगा पहले। उसके बाद फिर ये जो चीजें दिया है वो हम निकालेंगे। a1 और a2 का वैल्यू डिफाइन करके दे दिया है मेरे को 1। a1 और a2 ये दोनों का वैल्यू मेरे को 1 दे दिया है। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1। चलो हमारा काम आसान हो गया, दो वैल्यू तो हमको मिल गया। तो a3, a4, a5, a6 निकालेंगे। जो निकालने के लिए इसका हेल्प लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 और 2 हो चुका है। इफ n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को a3 इज इक्वल टू, ये हमारा a3 हो गया इज इक्वल टू, इधर इनके जगह में 3 पुट करेंगे ना, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है हमारा 2, मतलब a2 हो गया, प्लस 3 माइनस 2 हो गया हमारा 1, a1 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होता है? a2 प्लस a1 मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। If n इज इक्वल टू 4 तो ये हमको मिलेगा a4 का वैल्यू देगा a3 प्लस a2। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा अभी कि a3 प्लस a2 हो गया। अब a3 का वैल्यू मिल चुका है 2 प्लस a2 का वैल्यू हमको पहले से दे रखा था 1, तो मतलब ये 3 हो गया। If n इज इक्वल टू 4 हो चुका है, n इज इक्वल टू 5, अगर n का वैल्यू 5 है तो ये हो गया हमारा a5 और a5 का वैल्यू हो जाएगा a4 प्लस a3। a4 हमको मिल चुका है 3 और a3 भी मिल चुका है 2, मतलब ये हो गया 5। फाइनली इफ n इज इक्वल टू 6 तो हमको a6 का वैल्यू मिला, ये हो गया a5 प्लस a4। a5 5 है, a4 3 है, हो गया 8। सबको समझ में आ गया? a3, a4, a5, a6 मिल चुका है, a1 और a2 मेरे को दिया था, तो फिर हमको ये सब वैल्यू अभी आराम से मिलेगा। ऑलराइट, कौन सा है? an प्लस 1 बाय an, इस सब का वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसका वैल्यू जो है n इज इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू के लिए मिल जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा a2 बाय a1 जो कि 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 हुआ। इफ n इज इक्वल टू 2 तो ये हो जाएगा a3 बाय a2 जो कि मिल गया हमको कितना, 2 बाय 1 इज इक्वल टू 1। If n is equal to 3 तो ये मिल गया हमको a4 by a3 which is your what, 3 by 2। फिर आ गया हमारा if n is equal to 4 ये हमको मिला कितना, a5 by a4 जो कि 5 by 3 हो गया। एंड फाइनली if n is equal to 5 हमको मिला a6 by a5 जो कि हो गया हमारा 8 by 5। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? Yes, sir.
टाइम टेकिंग है, खाली डिफिकल्ट तो है नहीं, खाली टाइम जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम 4 या 5 क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पे कि हमको पहला 4 टर्म 5 टर्म जो निकालना था मैं निकाल दिया। अब देखते हैं कि वो सारे टर्म जो है ना उसको मैं एक जगह में लिखता हूं, है ना, एक जगह में लिखता हूं। यहां से स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन भी। ठीक है, क्या है हमारा 1 7 17 13। ओके, 1 7 17 31, ये पहला वाला का आंसर ये था। दूसरा वाला का आंसर क्या हो गया 5 8 11 14, 5 8 11 14। तीसरा वाला का हमारा आंसर था क्या 3 6 12 24, 3 6 12 24। चौथा वाला का हमारा आंसर 0 3 2 5, 0 3 2 5, 0 3 2 5। और हमारा पांचवा वाला का आंसर क्या हो गया हम पे 3 11 35 107, 3 11 35 107, 3 11 35 107। अगर उसका चौथा वाला ले लूं 1 1 2 3, ऐसा है ना। तो हम 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन में फर्स्ट 4 टर्म निकाले तो कुछ ऐसा आया। फर्स्ट 4 टर्म्स का वैल्यू कुछ ऐसा आया। इसमें आइडेंटिफाई करो, कुछ चीजें को आइडेंटिफाई करो। ये चीजें, ये चीज, इसको देखो और इसको देखो, है ना, ये दो चीज को देखो। इसको देखो, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है। तो हमको अगर पूछा जाए कि भाई इसका आगे क्या होगा, तुमको दिखेगा कि इसमें 3 ऐड करने से आ रहा है, इसमें 3 ऐड करने से आ रहा है, इसमें 3 ऐड करने से आ रहा है। तो इसका आगे वाला क्या होना चाहिए 17, उसका आगे 20, उसका आगे 23। मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ये जो जगह ना एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है। इसमें जरा ध्यान से देखो, 3 है, 6 है, 12 है, 24 है। मतलब इसका डबल हो रहा, फिर डबल, फिर डबल। उसके आगे पूछा जाए तो 48, फिर 96, फिर 192, फिर वैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये दो चीजें जो हमको दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमको नजर आ रहा है। इसका आगे वाला क्या होगा जानने के लिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, ये फॉर्मूला का। और बाकी सब भी वही। टीएन का अगर फॉर्मूला पता है तो फिर हम बाकी सब लिख सकते हैं। अगर टीएन का फॉर्मूला पता नहीं है, इट इज नॉट सो इजी। हो सकता है निकल जाए, लेकिन नॉट सो इजी टू चेक दैट, टू फाइंड अदर थिंग्स। तो इस टाइप की चीजें जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, इनको बोला जाता है प्रोग्रेशन। मतलब सीक्वेंसेस में कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो हमको नजर आएगा। तो उस टाइप का सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस व्हिच फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन सर कितना टाइप का है? मैं तो यहां पे 2 टाइप का दिखा रहा हूं। मैं तो 2 टाइप का दिखा रहा हूं, ये एक टाइप का, एक टाइप का। तो और सारे टाइप का हो सकता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन, तो वो हो गया क्या हमारा, एक हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि पहला टाइप का था, एक हो गया हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक हो गया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब वो सीक्वेंस ऐसा होगा जिसमें एपी भी होगा और जीपी भी होगा।
अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हमारा होता है एपी। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम देख रहे हैं यही हमारा एपी होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है यह हमारा जीपी होता है। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हमारा एचपी होता है, जो हमारा बोर्ड सिलेबस में है नहीं और जेईई के लिए हम पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें करोगे तो जल्दी हो जाएगा अगर इसका यूज करोगे तो ये हमारा हो गया प्रोग्रेशन। आई होप सभी को प्रोग्रेशन के बारे में पता चल गया। मैं एग्जांपल का हिसाब से दिखाया कि भाई देखो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रहा है, ये चार का बारे में हम ऐसे अंदाजा से बोल नहीं सकते, इसको देख के बोला जा सकता है। ये जो चार हम देख रहे हैं ना, वो चार के लिए हमको क्या चाहिए बताओ, उसका जो रूल है वो रूल हमको जानना जरूरी होगा। रूल अगर हम पता कर लिए तो फिर हम उसका निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अगला टर्म्स अब क्या है। लेकिन इसका बिना रूल का भी हमको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या प्रोग्रेशन का बारे में सबको क्लियर हो गया? सीक्वेंस सबको पता चल गया। सीक्वेंस सबको पता चल गया कि सीक्वेंस का हम लोग nth टर्म लिखने के लिए टीएन लिखते हैं, टीएन लिखने के बाद जो एक्सप्रेशन होता है लिख लेते हैं, फिर अगर नंबर ऑफ टर्म मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स ये सारे पूछता है, n = 1 2 3 4 पुट कर देते हैं हम। पहले तो 3 तो सिंपल सीक्वेंस देखे, फिर थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का आ गया कि टीएन का वैल्यू डिफाइन कर दिया गया, इवन के लिए हो गया, ऑड के लिए हो गया, फिर हम फिबोनाची सीक्वेंस का हम देखे 2 क्वेश्चन करके, ठीक है। और उसमें से हमको दिखाई दिया कि भाई कुछ सीक्वेंस होता है जहाँ पे कि पर्टिकुलर पैटर्न में फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो हम प्रोग्रेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी काफी सारी चीजें हमको पढ़ना है ना। फिर हम लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जेईई में काफी सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड करके आता है ना। और हमारा हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सबको पता चल चुका है कि प्रोग्रेशन क्या चीज होता है। अब हमारा पर्टिकुलर पैटर्न जो फॉलो होता है वो पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देखते हैं। if the difference of any term to its previous term of a sequence is same, then the sequence is in arithmetic progression, या फिर the sequence is called arithmetic progression, okay। तो the constant difference is called common difference। जरा ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, क्या बोले हैं कि कोई भी टर्म से इसका प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो फिर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस ही ले लेते हैं खाली, लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म से इसका प्रीवियस टर्म का डिफरेंस देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डिफरेंस बोलने से माइनस करना पड़ेगा, खाली डिफरेंस का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे माइनस ही करना पड़ेगा। जैसे सोचो ऐसा है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ऐसा है, ठीक है ना। सपोज 1 3 5 7 9 11 ऐसा करके एक सीक्वेंस जा रहा है,
पता चल चुका है मेरे को कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पता चल चुका है। अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बोलना कि सर फर्स्ट टर्म जो है a1 इज इक्वल टू 1 है, जो पहला में लिखा है वो फर्स्ट टर्म है। अच्छा इसका d क्या है, बोलना सर सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू 2, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू 2 हो गया। सर थर्ड माइनस सेकेंड भी हो सकता है क्या, हाँ। फोर्थ माइनस थर्ड भी हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है। तो इसलिए तो बोला है कि इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, कोई भी टर्म ले लो, अपना मन में जो भी टर्म आता है उसको सोच लो, वो टर्म हो सकता है 6th हो, 7th हो, 8th हो, फास्ट नहीं सोचना है कल, ठीक है ना। टू इट्स प्रीवियस टर्म, उसका प्रीवियस टर्म से माइनस करना है। चलो ये एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देता हूं। 10 7 है ना, 4 1 -2 ऐसे करके गए। अब ये एपी है क्या, हाँ एपी है, क्योंकि इससे 3 घट रहा है, इसे 3 घट रहा है, इसे 3 घट रहा है, इसके 3 घट रहा है, तो ये एपी है, कोई दिक्कत नहीं। भाई इसका फर्स्ट टर्म बता दो, जो पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म है। a1 इज इक्वल टू 1 नहीं 10 दिया है ना, a1 इज इक्वल टू 10, a1 इज इक्वल टू 10। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अगर ऐसे बताओगे ना तो फिर ये गलत हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको बोला कि प्रीवियस टर्म से माइनस करना है तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो आपको 10 माइनस 3 नहीं लेना है, 10 माइनस 7 नहीं लेना है, 7 माइनस 10 लेना है। कोई भी टर्म से इसका प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। चलो ये हो गया 80। अच्छा आगे देखते हैं, एक मान लो मैं बोल रहा हूं कि 5 5 5 5 5, ओके। चलो देखते हैं क्या ये एपी है, क्या ये एपी है। चलो फिर डेफिनेशन से पता करते हैं कि एपी है कि नहीं। डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई भी टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करो और वो कांस्टेंट आएगा, तो फिर ये एपी होगा। मैं देख रहा हूं, अरे हाँ ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0, अच्छा ये एपी है, मतलब ये एपी है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया तीन एग्जाम्पल एपी का, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि एपी में क्या होता है, कोई भी टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे कांस्टेंट आएगा तो एपी आता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हम यहाँ पे मार्क करके देखें कि कॉमन डिफरेंस जो d होता है वो क्या क्या हो सकता है। d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d लेस देन 0 हो सकता है, d इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मतलब d का वैल्यू ना ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, d का वैल्यू ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट, d कैन बी एनी वन ऑफ दिस। तो ये d जो है ना ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग एपी, ये इंक्रीजिंग एपी है। d लेस देन 0 है तो इसको बोलते हैं हम क्या, डिक्रीजिंग एपी। और d इज इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। सो d का वैल्यू ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल्स टू हो सकता है। ग्रेटर देन होने से इंक्रीजिंग एपी, लेस देन 0 होने से डिक्रीजिंग एपी, और इज इक्वल टू 0 होने से कांस्टेंट एपी हो गया। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट जो है हमको नोट करना है, इनमें से जो जो हम पढ़े उसमें से कुछ पॉइंट हमको नोट करना है जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज क्या है, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ये क्या कि Tn
माइनस Tn-1, पहला ये चीज Tn से Tn-1 करेंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ n आया, मतलब n उसमें रहा ही नहीं, तो वो AP हो गया। तो उसमें हमको टर्म निकालने का जरूरत नहीं है। Tn माइनस Tn-1, वो अगर हमारा कांस्टेंट आ गया तो उसमें n नहीं होगा, तो फिर वो एक कांस्टेंट, एक क्या बोलते हैं, AP हो गया। तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है AP का? AP का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? AP का, अरे यार, AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकलता है? Tn माइनस Tn-1, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर Tn का वैल्यू हमको इस टाइप में दिया होगा, कौन सा टाइप में? an प्लस b। Tn का वैल्यू अगर हमको इस टाइप में दिया होगा an प्लस b, मतलब समथिंग इंटू n प्लस समथिंग, तो फिर वो AP है, वो 100% AP है। और वो AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? A है, विच कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमको पता होना चाहिए, मतलब नोट पॉइंट ये हमारा हो गया कि अगर हमारा क्या बोलते हैं an प्लस b का फॉर्म में दिया है तो AP है। तो हम देख लेते हैं ना, अभी तो हम क्वेश्चन किए थे, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ये वाला चीज। पहला में Tn दिया था 2n² माइनस 1, हम ब्लाइंडली बोल सकते हैं कि AP नहीं है। दूसरा में दिया था Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2, ये AP है पक्का, ये 100% AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। अगर कहीं पे हमको ऐसे दे देता तो, अगर कहीं पे हमको ऐसे दे देता तो, एक मिनट, है ना, Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2, ठीक है, ऐसे दे देता तो हम बोलते भाई ये भी AP है। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है बोल रहे हैं? 5। बोलोगे सर वहां पे तो आप बोले थे an प्लस b बोला था, तो यहां तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं a और b बोला था, a और b पॉजिटिव होगा ऐसे नहीं बोला था, नेगेटिव भी हो सकता है। सर Tn इज इक्वल टू माइनस 4n प्लस 1 क्या AP में है? हाँ, ये भी AP में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर? -4n, -4n प्लस 1, ये भी an प्लस b का फॉर्म में है। मैं इसको कंपेयर कर लूंगा ना, an प्लस b के साथ कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे को क्या मिल रहा है? b के जगह में 1 है, a के जगह में -4 है, दैट्स ऑल। तो कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। इसको अगर कंपेयर करूंगा तो a के जगह में 5 है और b के जगह में -2 है, तो यहाँ पे d इक्वल टू 5 हो गया। क्या सभी को ये पॉइंट सब पता चल गया? ये सारी चीज जो है ना याद रखने वाला चीज है, यहाँ पे जो नोट में दिया गया है उसको याद रखना है, ठीक है। अगला AP को हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनो मेरे बात। अभी ये बात पहले भी पढ़ा होगा, फिर हम बता दे रहे। AP का फर्स्ट टर्म को तो हम A1 लिखते हैं, लेकिन जब टर्म्स लिखते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? A हो जाता है। पहला A हो गया है ना, फिर A प्लस D, क्योंकि हम D ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हम अगर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे तो D आ रहा, तो फर्स्ट अगर A ले लिए तो उसमें D ऐड कर देंगे तो सेकंड आ गया, फिर D ऐड कर दिए तो A प्लस 2D थर्ड आ गया, A प्लस 3D फोर्थ आ गया, A प्लस 4D 5 आ गया, ऐसे टाइप का चलता है। तो AP का टर्म सारे हो गया A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ऐसे करके गया। तो फिर अगर हम आगे बढ़ते गए तब क्या होगा, चलो देखते हैं, समझाते हैं कि इनइट टर्म क्या होता है ना। तो A, देन आ गया हमारा A प्लस D, देन हमारा A प्लस 2D आ गया, A प्लस 3D आ गया, A प्लस 4D आ गया, कुछ ऐसे जा रहा, ठीक है। ये हमारा देखो T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है,
ये हमारा T4 है, ये हमारा T5 है। और जरा ध्यान से देखो, मैं अगर nth टर्म लिखता हूं जिसको कि बोलते हैं जनरल टर्म, तो क्या आता है? T1, T2, T3, T4, T5 सभी में A है, तो पहले तो A लिख लूंगा, प्लस T1 में देखो D नहीं है, T1 में D नहीं है, T2 में 1 इंटू डी है, खाली डी लिखा है तो मैं उसको 1 इंटू डी पढ़ता हूं, 1 इंटू डी। फिर T3 में 2 इंटू डी, T3 में A तो है प्लस 2D, मैं D का बारे में बात कर रहा हूं, 2D 3 से एक कम है। T4 में 3D है, T5 में 4D है, तो जो भी है उसे कम होता है, n जो भी है उसे कम होता है। तो अगर Tn में लिख लूं तो इट विल बी n-1, आर यू गेटिंग इट? n-1 इंटू साथ में d रहेगा, तो ये हमारा nth टर्म हो गया, Tn का फॉर्मूला। चलो, ये फॉर्मूला तो पहले भी पता था, अब इसको थोड़ा हम अपना दिमाग में बैठा लेते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। अगर मेरे को T8 लिखना है तो A तो लिखूंगा प्लस एक को कम करूंगा D, A प्लस 7D। T30 लिखना है A प्लस 29D। T17 लिखना है A प्लस 16D। T7 लिखना है A प्लस 60। यही चीज अपना दिमाग में बैठाना सेट करके। ये फॉर्मूला को हम जानते हैं लेकिन इसको यूज करेंगे, और इसका यूज हम मतलब इंस्टेंटली करेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पूरा पुट करेंगे। T18 है तो A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D, ऐसे नहीं, अपना मन ही मन वो कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में वैल्यू लिखेंगे। क्लियर हो गया इतना बात? चलो, तो ये जो हो गया ना, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये जो हम निकाले, ये शुरू से एकदम स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके। अगर कभी आखिर में हमको पूछ लेगा, मान लेते ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करके 538 37 दिया है, और मेरे को बोला कि भाई आखिर से जो है ना वो 8th टर्म क्या है बताओ, आखिर से जो 8th टर्म है वो बता दो क्या है, या फिर आखिर से जो या फिर लास्ट में से जो 15th टर्म है वो बता दो। तो फिर उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? L माइनस n-1 इंटू D, L माइनस n-1 इंटू D। लास्ट में से अगर हमको पूछ लिया, एकदम लास्ट में से अगर हमको पूछ लिया 15th टर्म बताओ, तो लास्ट टर्म लिख लेंगे माइनस n-1 इंटू D करके लिखेंगे। तो ये हमारा लास्ट में से, शुरू में से nth टर्म निकाल लिए, लास्ट में से nth टर्म निकाल लिए। अब मान लो ऐसा है कि लास्ट में से हमको बोला है कि 15 टर्म बताओ, लेकिन लास्ट टर्म भी हमको पता नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितना है, लेकिन लास्ट टर्म पता नहीं। तो फिर मैं हिसाब कर लूंगा कि अगर लास्ट में से इतना टर्म है तो शुरू में से कौन सा नंबर टर्म है, फिर शुरू से जो भी नंबर टर्म है उसका फॉर्मूला हमको पता है, वो निकाल सकते हैं। तो यही बोला हमारा टर्म है। अगर लास्ट में से वो pth टर्म है, हम n इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि n का यूज ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर लास्ट में से वो pth टर्म है तो शुरू में से वो n माइनस p प्लस 1 टर्म होगा। तो ये हमारा थ्योरी यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब आज का क्लास के लिए जो थ्योरी है वो खत्म हो गया। इतना सारे को सबको पढ़ना है, याद करना है ना? ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, आज भी क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसका ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास के लिए थ्योरी जो है इतना हम खत्म करते हैं। चलो अब हम सवाल करते हैं, ठीक है? सवाल करते हैं। पहला सवाल हमको बोला है कि an हमको दे दिया है और हमको बोला है कि बताओ कि ये p है। an का वैल्यू दे दिया है और बोला है कि प्रूव करो कि ये p है। तो p प्रूव करने का तरीका क्या होता है? अगर an दे दिया है तो हम लोग क्लास 9 10 पे नहीं है तो उस हिसाब से दिखाएंगे। अभी हम लोग
दिखाएंगे 11 में पढ़ रहे तो उस लेवल का हिसाब से दिखाएंगे कैसे। उसमें 9th में हम लोग क्या करते थे, 3-4 टर्म निकाल देते थे, T1 T2 T3 T4, फिर माइनस करके देख लेते थे कि सेम हो रहा है तो हम बोल देते थे कि हाँ यूपी में है। अब वो फंडा नहीं करेंगे, हम इस फंडा से करेंगे। क्या? फॉर एपी Tn माइनस Tn माइनस 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो हम क्या करने वाले हैं, Tn माइनस Tn माइनस 1 करेंगे। यहाँ पे a दिया है तो An माइनस An माइनस 1 करेंगे, और अगर देखेंगे उसमें n नहीं है तो फिर बोलेंगे कि f एपी है। ऐसे मेरे को दिखाई दे रहा है कि एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस 3 मेरे को दिखाई दे रहा है। चलो फिर भी करते हैं, है ना। An इज इक्वल टू 3n प्लस 2। अब जरा समझो An माइनस 1 कैसे निकलता है। यहां पे देखो n के जगह में n माइनस 1 आ गया है, n के जगह में n माइनस 1 आ गया इधर, तो राइट हैंड साइड में भी n के जगह में n माइनस 1 ही आएगा। तो 3 इंटू n के जगह में n माइनस 1 आ गया प्लस 2, खत्म। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3n माइनस 3 प्लस 2, चलो इतना ही रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं कि an से an माइनस 1 अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है। an माइनस an माइनस 1, an का वैल्यू हमारा है 3n प्लस 2 माइनस an माइनस 1, ये n माइनस 1 का वैल्यू ये है 3n माइनस 3 प्लस 2। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो इट इज कमिंग 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 2। तो 3n के साथ 3n कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 3 बच गया, जो कि इसमें n नहीं है। देख सकते हो an से अगर मैं an माइनस 1 माइनस कर दिया तो इसमें n नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। सो P कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस जो भी आया होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। एक नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या बोला है, बोला है कि an का वैल्यू इतना है। क्या दिया है, an का वैल्यू an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये एपी नहीं है। अब जो पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, तो मेरे को बताओगे कि हम कैसे दिखाएंगे कि एपी नहीं है, बताओ। an माइनस an माइनस 1 हमको क्या मिलेगा कि हम बोलेंगे एपी नहीं है। क्या मिलेगा उसमें, जो भी मिलेगा उसमें n रहेगा। हाँ, जो भी मिलेगा उसमें n रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं होने वाला है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n होता तो ये एपी हो जाता, इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं होगा इसीलिए हम बोलेंगे कि एपी नहीं है। चलो an माइनस 1 निकालते हैं। इसका पिछला क्वेश्चन में मैं समझा दिया था कि an माइनस 1 निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी सॉरी n इज रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1, तो यहाँ पे भी n विल बी रिप्लेस्ड बाय n माइनस 1। तो इट विल बी 3 into n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 into n माइनस 1 प्लस 1। चलो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 into n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 प्लस 1। तो ये बन गया हमारा 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 3n माइनस 3 प्लस 1। तो फाइनली बन गया 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ये हो गया हमारा an माइनस 1। ये लाइन में समझा दिया, ये लाइन मेरे को समझाना था।
इसका आगे लाइन क्या समझाऊं, ये तो अलजेब्रा है। ओके, कहीं अगर मैं मल्टीप्लाई में गलत कर दिया हो तो बताओ मेरे को, नहीं तो सही है ये। चलो अब हम an माइनस an-1 निकालते हैं। तो an का वैल्यू हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस an-1 का वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो इट इज कमिंग 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, तो ये 6n बना, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, सो नॉट ऑन एपी। बताओ रे, समझ में आया यहाँ पे? चलो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, जो हम पता कर लिए कि एपी नहीं है। तो दिस इज द वे वी आर शोइंग कि एपी और एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, हमको दिया है log a, उसके बाद दिया है log a स्क्वायर बाय b, उसके बाद दिया है log a क्यूब बाय b स्क्वायर, उसके बाद दिया है log a टू द पावर 4 बाय b क्यूब। सवाल बोला है कि ये एपी में है बोल के प्रूव करो, प्रूव करो कि एपी में है, प्रूव करो कि एपी है। देखो प्रूव करने का दो तरीका हो गया, प्रूव करने का हमारे पास दो तरीका हो गया। एक तो यहाँ पे क्योंकि टर्म दे दिया है, उस समय तो एक्सप्रेशन दिया था, अभी टर्म दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे और दिखाएंगे कि ये तीनों का तीनों सेम आ गया। मेरी बात समझ में आया? सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टर्म दे दिया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिया है। इसका पिछला जो क्वेश्चन में हमको एक्सप्रेशन दे दिया था, यहाँ पे टर्म दे दिया, तो जितना दिया है उतना ही दिखा देंगे कि ये क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस तो फिर हम बोल देंगे कि एपी है। एक तरीका वो है जो मैं नहीं अपना रहा, अपना सकते हो सब कोई, और अपनाने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करोगे ऑफ कोर्स, log a माइनस log b। ए बी यहाँ पे यूज हुआ है तो log a b भी ना बता के log m माइनस log n बोल देता हूँ, log m बाय n। इसका इस्तेमाल करोगे, मतलब जब माइनस करोगे ना, दिस माइनस दिस करोगे, उसके बाद उस फॉर्मूला को डाल देना, फिर मिल जाएगा कांस्टेंट। मैं उस तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे देखें जरा कि ये T1 है, जरा देखें यहाँ पे कि अगर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। तो अगर T1, T2, T3 और T4 ऐसा दिखता है मेरे को, तो फिर मेरे को Tn कैसा दिखेगा? log तो सब में है, इसमें भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? यहां पे देखो T4 में a का पावर 4 है, T3 में a का पावर 3 है, T2 में a का पावर 2 है, तो Tn में a का पावर n होना चाहिए। हाँ या ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ऐसे b का पावर जरा ढूंढो, b का पावर देखो, जब 4 होता था 3 है, 3 होता है तो 2 है, तो हाँ b टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा Tn हो गया। मैं ऐसा समझाना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन ये दे दे, इसमें तो माइनस करोगे ये पता है, टर्म्स दे दिया है तो उसका उपाय होता है कि माइनस करके दिखाओगे। अगर टर्म्स दे दिया है हमको, उसका उपाय होता है माइनस करके दिखाओ। सेकंड माइनस फर्स्ट दिखा दो, थर्ड माइनस सेकंड दिखा दो, फोर्थ माइनस थर्ड दिखा दो, तीनों का तीनों सेम आ गया, लिख लोगे कि हाँ ये एपी है। अब
अगर टर्म नहीं दिया होगा कभी कभी ऐसे बोल देगा कि भाई इसको ये एपी में है, प्रूव करके दिखाओ। तो फिर हम आगे क्या करने वाले हैं, Tn-1 निकालेंगे। Tn तो दे दिया है मेरे को, मतलब हम निकाले खुद से, और उसमें से मैं क्या करूंगा, Tn-1 निकालूंगा। सब कोई नजर डाल के देखो क्या हो रहा है। अभी n के जगह में n-1 आ चुका है, क्योंकि n के जगह में n-1 आ चुका है तो राइट हैंड साइड में जहां जहां n मिलेगा सब जगह में n-1 आ जाएगा। तो a का पावर n था तो इट विल बी n-1 बाय b का पावर n-1 था तो n के जगह में पहले n-1 आ गया, फिर एक तो -1 है तो n-2 हो गया। जरा बता दो समझ में आया? Tn ये निकला, Tn-1 निकला बोल के समझ में आया क्या? चलो अब माइनस करके देखते हैं क्या आता है। क्या इसका वैल्यू कांस्टेंट आता है, क्या इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n आता है, देखते हैं। Tn माइनस Tn-1 इज इक्वल टू log a to the power n by b to the power n-1 माइनस log a to the power n-1 by b to the power n-2। चलो इतना। अब जैसे मैं बताया कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, इसमें भी करोगे तो हो गया क्या, log a to the power n by b to the power n-1 divided by a to the power n-1 by b to the power n-2। अब सबको पता है कि a by b by c by d होने से a into d by b into c हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log a to the power n by b to the power n-1 into b to the power n-2 by a to the power n-1 है। ठीक है ना? अब देखो a to the power n और a to the power n-1 क्या होगा, a to the power n है by a to the power n-1 है। ठीक है? तो अगर n का वैल्यू 5 है, मान लेते हैं n का वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा, a5 by a4, एक कम है ना भाई, ये n है तो ये n-1 इसमें से एक कम है, और ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा। ऐसा समझ जाओ या फिर ऐसे समझ जाओ, a to the power n minus n-1, ऐसे तो होता है, a to the power n by a to the power n, a to the power n-n होता है, and this is giving you a। क्या सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. तो ये और ये दोनों में पावर का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ऊपर में बड़ा है तो a ऊपर रह जाएगा। ऐसे ही n-1 और n-2 में से n-1 बड़ा है तो b रह जाएगा। So it is a log a by b। जरा बताओ log a by b में क्या n है, क्या इसमें n है? ऑफ कोर्स नहीं है, n नहीं दिखाया जा रहा, तो ये कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ n। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये एक AP है, therefore it is AP, therefore it is in AP। और कॉमन डिफरेंस कितना है जानते हो, जो मिला log a by b हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है?